अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरीडे साइंस के 2025 के एमसीक्यूज़ का पार्ट 3। ठीक है, पहले 2 पार्ट्स आप लोग देख चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है और इसके 5 से 6 पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे, जिसमें से ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑलमोस्ट इतने, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा 2025 के अब तक के जितने पेपर्स हो चुके हैं वो सारे उसमें इन 6 पार्ट्स में कवर कर दिए जाएँ। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। सारगासो सी इज़ नेम्ड आफ्टर अ सीवीड। ये सारगासो सी है नॉर्थ अमेरिका के पास और अफ्रीका के, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे। तो ये कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट टाइम ये आया आई गेस, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। विच आर द फॉलोइंग गैसेस आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस? CO2 इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि जब इसकी अमाउंट जो है अब एनवायरनमेंट में वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है बनिस्बत पहले के, जिसकी वजह से कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके गिर्द एक ट्रैप बना लेती है, एक जमा हो जाती है, और सूरज की रोशनी जब ऊपर से आती है ज़मीन के साथ टकरा के वापस जाती है तो ये उसे ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं निकलने देती। कुछ निकल जाती है और कुछ को ये वापस अंदर ही रोक लेती है। ये गैस जो है सूरज की रोशनी को, सूरज की हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से कि ज़मीन की जो सतह है वो गर्म हो रही है। अगर ये ना हो तो बाकी गैसेस जो हैं जो यहाँ पर ऊपर मौजूद हैं वो बाहर निकल जाती हैं और ज़मीन उतनी गर्म नहीं होती। हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो इतना गर्म नहीं होता क्योंकि गैसेस बाहर निकल जाती हैं। जो रेज हैं सूरज की हीट अप करने के लिए वो बाहर निकल जाती हैं। Who first discovered the radioactivity of uranium? हेनरी बैकरल। इसने यूरेनियम की जो रेडियोएक्टिविटी है वो डिस्कवर की थी। विल्हेम रंटगेन ने एक्स-रेज डिस्कवर की थी। When the sun is vertical over the equator and day and night are of the equal length, the event is called equinox. जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट गर्मियों में बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है, अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है तो फिर जो इस इवेंट को कहते हैं इक्विनॉक्स। लेकिन अगर बिकॉज अर्थ जो है वो टिल्टेड है, उसकी वजह से समटाइम्स सर्दियों में यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी टेढ़ी करके पड़ती है, दैट इज नोन एज द सोल्स्टिस। जब इक्विनॉक्स होता है तब दिन और रात का दौरानिया बराबर होता है, 12-12 घंटे ऑलमोस्ट। लेकिन जब सोल्स्टिस होता है उस वक्त दिन या रात का दौरानिया एक दूसरे से बढ़ या घट जाता है। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर 22 विंटर सोलिस्टिस और जून 21 समर सोलिस्टिस। दिसंबर 22 विंटर सोलिस्ट सबसे लंबी नाइट होती है। जून 21 समर सोलिस्टिस यहाँ पर पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है। जबकि एक्विनॉक्स यहाँ पे इन दिनों में मार्च 21 एंड सितंबर 23 यहाँ पर ये ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स हैं। यहाँ पर दिन और रात का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 12-12 घंटे का बराबर होता है। So list the time when the sun is farthest north or south of the equator, making the longest day or longest night of the year. Zenith, the point in the sky directly above an observer. अब ज़मीन पे किसी भी जगह पे खड़े हो तो आपके सर के बिल्कुल ऊपर जो आसमान की जगह होगी उसको जेनिथ कहा जाता है। इट वॉज जस्ट अ फोर्थ पॉइंट, इसका कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज़ के साथ, ये जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि एक फोर्थ ऑप्शन के तौर पर दिया हुआ था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये वाले नोट्स, ये वाली स्लाइड्स PDF में और इसी तरह के हमारी बाकी ये सारी स्लाइड्स चाहिए जो यहाँ पे दी हुई हैं, तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, 500 रुपीज़ ईजी पैसा इस नंबर पर, और आपको सारे नोट्स PDF में आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्रिडोमिनेटली कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस? सेरिबेलम। बाकी जो हैं उनको हम देखते हैं। मेडोला ओब्लांगाटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। एक ब्रीदिंग या हार्ट बीट
ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सांस हमने लेना ही लेना होता है। समटाइम्स हम अपनी मर्जी से सांस ले रहे होते हैं, समटाइम हम सो भी रहे हो तो सांस चल रहा होता है। सेरिब्रम जो है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वो काम जो हम खुद अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, दोज आर द वॉलंटरी एक्शंस, और वो सेरिब्रम करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पसीना या शिवरिंग के थ्रू। अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पसीने के थ्रू हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और अगर सर्दी हमें लग रही है तो फिर हमारा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, और उस कांपने से हमारे जिस्म को कुछ ना कुछ हरारत मिलती है। दिस इज़ डन बाय हाइपोथैलेमस। बाकी भूख, प्यास एंड हार्मोनल कंट्रोल वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, उसके थ्रू हाइपोथैलेमस इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेरिबैलम बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, ये इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। नॉर्मल हार्ड वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग। नॉर्मल जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है उसको जस्ट बॉयल करके प्योरीफाई किया जा सकता है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स बने होते हैं, और जब आप उनको बॉयल करते हैं तो वो उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और नॉर्मल जो हार्ड वाटर होता है वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हार्ड वाटर contain dissolved calcium and magnesium salts. It does not lather easily with soap and forms scum. लादर का मतलब होता है फोम बनाना, झाग बनाना। तो ये पानी के साथ प्रॉपर झाग नहीं बनाता जब वाटर हार्ड होता है, लेकिन जब आप उसको बॉयल करते हैं तो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, और वो नॉर्मल जो है उसमें झाग अच्छे तरीके से बन सकती है, और उसमें कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं। सन रेज आर मोस्टली रिफ्लेक्टेड बाय विच कलर? वाइट। जैसे सिंपल 7 कलर्स होते हैं सूरज की रोशनी में, और वो 7 कलर्स मिलके वाइट लाइट बनाते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट रिफ्लेक्टेड बाय वाइट कलर। विच इज़ द हार्टेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर? थर्मोस्फियर। इसके नाम से जाहिर होता है कि इसके अंदर थर्म होगा, टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर बेसिकली जो अर्थ की वो लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि बाहर स्पेस के साथ मिक्स हो जाती है। सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यूजुअली थर्मोस्फेयर को ही लास्ट लेयर कंसिडर किया जाता है, बट एक्सोस्फेयर भी एग्जिस्ट करती है। तो हॉटेस्ट जो है ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक टेम्परेचर इसका पहुँच जाता है। सबसे पहले 15 डिग्री से लेकर -56 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, यानी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं पहाड़ों की तरफ, टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी के अंदर हॉट एयर बलून होते हैं, और पैसेंजर प्लेन भी इसी में सफ़र करते हैं। ऑलमोस्ट 12 से 18 किलोमीटर इसकी लिमिट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में 56 -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। उसके बाद फिर जब मेसोस्फेयर आता है तो उसमें अगेन टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, और थर्मोस्फेयर में घटे हुए टेम्परेचर से अगेन टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही वो लेयर होती है जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं। बेसिकली इसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ तो बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन डेंसिटी नहीं होती, तो इसलिए वो फील नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेम टेम्परेचर जो है जो वहाँ पर मौजूद है वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हो, तो हर चीज़ जल के भस्म हो जाए, लेकिन वही चीज़ जो है वो स्पेस में टेम्परेचर सीधा आ रहा होता है, सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट पड़ रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो गर्मी इतनी फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब्सटेंस नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हीट अप हो सके। फॉर एग्जांपल वहाँ पे डेंसिटी नहीं है, एयर नहीं है, वो एयर जो खुद गर्म होगी और फिर किसी और चीज़ को गर्म करेगी, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर की इतनी वो फील नहीं होती। जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है नीचे की तरफ हम आते हैं थर्मोस्फेयर में, तो फिर वो टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस चीज़ के साथ जो है वो कोई भी चीज़ जल के राख हो जाती है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें 3 तरह की गैसेस का जिक्र होता है, एलपीजी, एलएनजी एंड सीएनजी। ये तीनों नाम आपने सुने होंगे। एलपीजी जो है
ये बेसिकली प्रोपेन एंड ब्यूटेन है और सिलेंडर्स में घरों में इस्तेमाल होती है। हमारे घरों में दो तरह की गैस आती है, एक सिलेंडर्स में भरवा के हम लाते हैं और दूसरी सुई गैस आती है। सुई गैस जो है वो सिंपली नेचुरल गैस है, मीथेन से बनी हुई होती है और वो कंप्रेस्ड नहीं होती, यानी कि उस वक्त तक वो कंप्रेस्ड होती है जब तक वो उस स्टेशन तक पहुंचती है जहां से हम तक भेजी जाती है। सुई नॉर्दर्न के ऑफिस या सुई सदर्न के ऑफिस तक आती है तो वहां पर वो कंप्रेस्ड या एलएनजी फॉर्म में होती है, लिक्विड नेचुरल गैस की फॉर्म में होती है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। जब वहां पे जो वो मशीनें लगी होती हैं उसे पाइप्स के थ्रू पंप करती हैं तो फिर वो वार्म हो जाती है और मीथेन गैस की फॉर्म में हमारे घरों में पहुंचती है। लेकिन जो हम सिलेंडर भरवा के लाते हैं दैट इज एलपीजी। सिलेंडर्स में एलपीजी होती है, जबकि वैसे जो सुई गैस हम यूज़ करते हैं वो मीथेन होती है। एलपीजी के अंदर प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती हैं, ये जो है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा जो सीएनजी होती है वो भी सेम मीथेन ही होती है, कंप्रेस्ड फॉर यूज इन व्हीकल्स। एलएनजी जो होती है ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती है, लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल जो कहीं से गैस निकलती है उसको लिक्विड नेचुरल गैस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ से फिर उसका डिसाइड किया जाता है कि उसको सीएनजी में भरना है, उसको एलपीजी में भरना है, या उसको सिंपली गवर्नमेंट के जो मशीनें होती हैं उनके थ्रू पंप करना है पाइपलाइंस के अंदर, जो कि लोगों के घरों में पहुंचेगी। Which non-metal is good conductor of heat? Graphite is the one non-metal that is good conductor of heat. Nitrogen is not. Electricity is not a good conductor of heat. And sulfur also not. Which of the following is used as a buffer for environment? Usual answer should be tree, but this is actually the wetlands. Trees also act as buffers by reducing pollution, controlling soil erosion, and moderating temperature. However, in environmental sciences, wetlands are more commonly called environmental buffers because they absorb flood water, filter pollutants, and protect surrounding ecosystems. Wetlands are considered nature's nurseries. इसका एक और नाम भी है, wetlands act as nature's kidneys by removing pollutants such as nutrients and sediments from water flowing through them. तो इसलिए wetlands को actual buffer for the environment कहा जाता है। What is the name of the double walled membrane surrounding the lungs? That is known as the pleura. ये भी वही सेम चीज़ है, दो ऑप्शंस एक ही चीज़ के दिए हुए थे। पेरिकार्डियम जो है ये दिल के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, एक जेली टाइप का पेपर होता है जो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। मेनिंजेस जो होती हैं ये दिमाग और जो हमारा हराम मगज़ होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द ये झिल्लियाँ होती हैं, एक जेली पेपर्स टाइप होती हैं। पेरिकार्डियम दिल के इर्द गिर्द और प्ल्यूरा जो है वो फेफड़ों के इर्द गिर्द, मेनिंजेस जो है वो दिमाग और हराम मगज़ के इर्द गिर्द। पोलियो वायरस इज caused by RNA वायरस. पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर द RNA वायरसेस, जबकि हर्पीज वायरस जो है ये DNA वायरस है। Clips in railway tracks are used for preventing the tracks from bending due to summer heat. इसके अलावा इनको अपनी जगह पे फिक्स करने में भी ये हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये ट्रैक्स के साथ क्लिप्स लगे होते हैं जो कि इसको अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं रेलवे ट्रैक्स को, ताकि ये स्लिप ना हो। Who discovered that the sun, not the earth, is at the center of the solar system? Copernicus. The idea that the sun, not the earth, is the center of the solar system was proposed by Copernicus. He introduced the heliocentric model. हीलियो का मतलब होता है सन, सेंट्रिक का मतलब होता है दरमियान में, सेंटर में, जबकि पहले जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब ज़मीन, जियोमेट्री जैसे होते हैं, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर में। तो जियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ख़त्म किया गया कोपरनिकस ने, और हीलियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है इसने दिया था। गैलीलियो गैलीलाई लेटर सपोर्टेड दिस आइडिया विद टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशंस। गैलीलियो गैलीलाई जो है इसको उस वक्त के चर्च में बुलाया गया था। ये स्टोरी मैं पहले बता चुका हूँ किसी वीडियो में आई गेस। और चर्च में कहा गया था कि आप अपनी इन बातों पर तौबा करें, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जियोसेंट्रिक इज़ द करेक्ट मॉडल, बट जो गैलीलियो था इसने कोपरनिकस के मॉडल के
अकॉर्डिंग चला, उसको सपोर्ट किया और कहा कि जियोसेंट्रिक इज़ नॉट द करेक्ट मॉडल, हीलियोसेंट्रिक इज़ द करेक्ट मॉडल। तो इसको कहा गया कि आप अपनी इन बातों पे तौबा करें और इस बात को सच मानें कि जियोसेंट्रिक इज़ द करेक्ट मॉडल। इसने कहा कि ठीक है, जियोसेंट्रिक ही करेक्ट मॉडल है। बाहर आकर इससे पूछा गया कि आपने अपने नज़रियात चेंज कर लिए, आपने क्यों उनके कहने पे ये कहा। तो इन्होंने उस पर ये जुमला कहा था कि क्या मेरे कहने से ज़मीन घूमना बंद कर देगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ज़मीन घूमती है और सूरज जो है वो साकन था, लेकिन जो बाइबल का कॉन्सेप्ट था वो ज़मीन साकन है और सूरज उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो गैलीलियो ने कहा था कि क्या मेरे घूमने से क्या मेरे मान लेने से ज़मीन घूमना बंद कर देगी। और उस वगैरह एक जुमला मशहूर हुआ था, एंड येट इट मूव्स, कि मैंने बोल दिया है कि नहीं घूमती, पर घूमती तो फिर भी है। Isaac Newton explained planetary motion through gravity, and Johannes Kepler refined the model by describing planetary orbits, but none of them first proposed it. Only Copernicus. Who discovered bacteria? Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ने बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे using a simple microscope. He observed tiny living organisms which he called animalcules. उस वक्त इसने लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया का जो नाम रखा था वो animalcules रखा था. Louis Pasteur worked on germ theory. Robert Koch identified specific disease-causing bacteria. Alexander Fleming discovered penicillin. The most asked question of the everyday science is the Alexander Fleming and Edward Jenner. What is the resting stroke volume per beat of a heart? 60 to 80 milliliter per beat. This is the average amount of blood pumped by the left ventricle with each heartbeat at rest. NASA's SpaceX mission is related to history of the universe. SpaceX mission is related to the history of the universe. इसके अलावा इसमें as such कोई खास और पॉइंट नहीं है एक्सप्लेन करने वाला. Kinetic and potential energy are which type of energy? Mechanical energy. These both are the form of mechanical energies. Kinetic energy is the energy of motion, while potential energy is stored due to position or shape. Chemical energy is stored in bonds of chemical substances. Thermal energy is related to heat, and electrical energy comes from moving charges. बिजली में जो electrons move करते हैं, those are the moving charges. Wilhelm K. Röntgen discovered what X-rays? W.K. Röntgen X-rays identified this new type of radiation while experimenting with cathode rays. Radioactivity was discovered by Henry Becquerel. ऊपर ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी देखना चाहिए आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हेनरिच हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी के यूनिट भी हर्ट्ज. इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson. A thermoflask is used to maintain which of the following temperature of the liquids? ये चीज़ें हमारे आम यूज़ इस्तेमाल में रह चुकी हैं. मैंने जानबूझ के इनकी पुरानी तस्वीरें लगाई हैं. इसका एक्चुअल नाम थर्मोफ्लास्क है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसको हमारे यहाँ आमतौर पर क्या कहा जाता है? पंजाबी या उर्दू में जो हमारी माएँ इसका नाम रखा हुआ था. ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्ले. He first isolated the gas and studied its properties. Antoine Lavoisier later named oxygen and explained its role in combustion. Robert Boyle worked on gas laws and John Dalton proposed atomic theory. इसमें से Joseph Priestley discovered. Antoine Lavoisier he named it oxygen. This gas was named as oxygen by the Antoine Lavoisier. Robert Boyle ने गैस लॉज दी और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी. ये सारे अलग अलग एमसीक्यूज हैं, पीपीएससी के तरफ से पूछे गए हुए हैं. इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय वायरस ऊपर आ चुका है. आरएनए डीएनए वायरसेस में वहां पर भी पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैव आरएनए. The sun is classified as a yellow star. What is the approximate surface temperature of the sun? 6000 Kelvin. 6000 Kelvin इसका टेम्परेचर है sun का. This temperature gives its yellowish appearance. 3000 Kelvin is typical of red stars. 10,000 Kelvin corresponds to hotter blue-white stars. मैंने किसी वीडियो में किसी इसी तरह के चैनल वाले को 6000 किलो भी कहते सुना था.
हैव नो आइडिया, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया कौन था, बट यह है कि वो 6000 किलोज कह रहा था। What is the average distance between the moon and the earth? 380,000 kilometers. यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। दो चीज़ें एक साथ याद रखी जा सकती हैं। मूनलाइट टेक्स अबाउट 1.3 सेकंड्स टू रीच द अर्थ। ये आपको ऑलरेडी पता है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी पहुंचती है और 1.3 सेकंड्स में चांद की रोशनी हम तक पहुंचती है। ये फिगर सब ने याद किए हुए हैं। इसी से ये चीज़ याद रखी जा सकती है कि एक सेकंड में सूरज की रोशनी जो है, सॉरी, एक सेकंड में रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर सफ़र तय करती है। तो 1.3 सेकंड्स ऑलमोस्ट उसमें 3,80,000 के आसपास वाला जो फिगर है वही करेक्ट बन सकता है। अगर एक सेकंड 1.5 सेकंड लगता है तो उसके आसपास सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, 1.3 सेकंड्स के हिसाब से पर सेकंड अगर 3 लाख किलोमीटर रोशनी की रफ्तार जो है उसको माना जाए। The moon completes one revolution around the earth in about 27.3 days. पर उसको 29 और 30 डेज लग जाते हैं बिकॉज उसकी अपनी भी रोटेशन भी है। ये रेवोल्यूशन है जो वो अर्थ के इर्द गिर्द करता है, रोटेशन भी है जो वो अपने इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से उसे कुछ मजीद दिन लग जाते हैं, 2 दिन। Earth's sun distance is about 150 million kilometers. Moon is the only natural satellite of the Earth and its gravity plays a major role in causing tides. मद्दो जजर जिनको कहते हैं वो भी सूरज की वजह से नहीं, चांद की वजह से होती हैं। जो समंदर के पानी के अंदर लहरें बनती हैं वो चांद की वजह से, चांद की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं। जिस तरह ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचती है तो थोड़ी बहुत पावर जो है वो चांद भी अपनी तरफ लगाता है, और उसकी पावर बस इतनी ही वर्क करती है कि वो जो आ, आ, समंदर की लहरें होती है, समंदर का पानी होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता है, बस इतनी उसकी ताकत है। Which of the following drugs is used to relieve pain? Analgesic. An analgesic is used to relieve pain by reducing or blocking pain signals in the body. जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया जाता है तो पेन रुक जाती है। आपको आपका बाजू कट जाए, आप एनाल्जेसिक को स्ट्रॉन्ग से लें, आपको वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा, बट यह है कि वो मसला हल नहीं होता। तो एक्चुअल जब तक उस बीमारी का हल न किया जाए तब तक पेन किलर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सेडेटिव्स इंड्यूस काम आर स्लीप। सेडेटिव्स जो हैं या ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं वो नींद के लिए होते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। Which exercise is commonly done to stretch the ankles and calves? एंकल कहते हैं एड़ी को, ये नीचे जो होती है, और ये जो होता है पिंडली, इसको काव कहते हैं। जो पीछे की तरफ ये चीज़ होती है, इसको काव, एंड दैट इज नोन एज द एंकल, एड़ी। एक्लिस जो है ये एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक पर्सन का नाम है, एक डाइटी है। एक्लिस हील भी इससे रिलेटेड है। इंग्लिश में एक ऐसा बंदा जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों, वो नाकाबिले तस्खीर हो, वो बहुत अच्छा हो, बस उसमें एक वीकनेस हो, एक खामी हो, उसको कहा जाता है एक्लिस हील। तो यहाँ पर उसी एक्लिस की स्ट्रेचिंग के लिए ये एक्सरसाइज है। ना सिर्फ ये बल्कि और भी कुछ हैं। सो दिस इज़ अ वेरी रेयर क्वेश्चन। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि ये पूछा गया है कभी। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स? प्लांट सेल्स। प्रीवियस जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने एक पेपर में एक एमसीक्यू देखा था जिसमें था कि प्लास्टिड्स की जो कलर कौन सा होता है, तो ग्रीन कलर होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया प्लास्टिड्स जो हैं वो किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में। प्लास्टिड्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो बेसिकली ये प्लांट सेल में होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रेड प्लस इनिशिएटिव? रिड्यूस emission from deforestation and forest degradation. Reduce emission from deforestation and forest degradation, REDD+. The main purpose of
REDD plus initiative is to reduce emission from deforestation and forest degradation. It's just the full form of the abbreviation REDD plus initiative. Which of the following has the maximum protein content? Egg has the maximum protein content. बाकियों में carbohydrates की saturation ज़्यादा होती है. Which acid is produced in the human stomach to aid digestion? Hydrochloric acid is present in human stomach to aid digestion. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, एक तो ये बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, वो 1 to 2 pH पे डेड हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. उसके अलावा ये एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन. इसके ऊपर HCl एक्ट करता है और ये इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में. ठीक है, तो ये एक्टिवेट होता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये पेप्सिन जो है फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. इट इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स. दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ. ये भी PPSC ने एक आधी दफ़ा पूछा हुआ है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? सो इट इज पैराइटल सेल्स. पेप्सिनोजन और पेप्सिन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें. पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्जन जो होती है वो HCl की मौजूदगी में होती है या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन की मौजूदगी में होती है. यानी कि जब पेप्सिनोजन एक दफ़ा HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो पहले से मौजूद जो अब पेप्सिन है, जो अभी पेप्सिन बन चुका है, वो मजीद पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहेगा. लेकिन ऑब्वियसली एक टाइम आता है जब वो ख़त्म हो जाता है, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर खाली होता है, तो फिर ना HCl रिलीज़ होता है और ना ही पेप्सिनोजन रिलीज़ होता है. जैसे हम कुछ खाते हैं प्रोटीनिश टाइप, तो फिर उसके बाद पेप्सिनोजन भी रिलीज़ होता है और HCl भी रिलीज़ होता है. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? सेरिब्रम. ऊपर हमने सेरिबेलम देखा था, यहाँ पे सेरिब्रम है. Cerebrum is the largest part of the human brain and it's responsible for thinking, memory, intelligence and voluntary functions. Same functions that we discussed in that previous slide where the question was about the cerebellum. The cerebellum controls balance and coordination. Same question. The brain stem regulates vital functions like breathing and heartbeat. The thalamus acts as a relay station for sensory signals. वो hypothalamus था, यहाँ पे thalamus है, इन दोनों में confuse नहीं होना. रिले स्टेशन का मतलब है कि सिग्नल्स आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं और आगे चले जाते हैं. ठीक है, तो थैलेमस एक्ट्स एज अ रिले सेंटर. जो दूसरा हमने ऊपर पढ़ा था जिसमें कि हंगर, थर्स्ट, वो सारी चीज़ें थी, वो हाइपोथैलेमस है. विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन सी वाटर? क्लोरीन. अगर टेक्निकली बात की जाए तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो वाटर बनाते हैं. तो समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन में वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा गया था, इसलिए क्लोरीन एंड सोडियम एंड क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. अगर यहाँ पर सोडियम का ऑप्शन हो तो आपने सोडियम पिक करना है, अगर क्लोरीन का ऑप्शन हो तो आपने क्लोरीन पिक करना है, बिकॉज दोनों एक साथ इकट्ठे पाए जाते हैं. सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में नमक पाया जाता है, तो जहाँ पे सोडियम होगा वहाँ पे क्लोराइड होगा, यहाँ पे क्लोराइड होगा वहाँ पे सोडियम होगा, दोनों आपस में इकट्ठे पर जुड़े हुए होंगे, which gives sea water its salty taste. ठीक है. सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स. ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा हो चुका है, प्रीवियस जो पार्ट था उसमें भी ये चीज़ आई हुई थी. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स. ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, वहाँ पे मैंने साथ में एक पिक्चर भी लगा दी थी आप लोगों की आसानी के लिए. ये सारे जितने प्रीफिक्सेस हैं वो उसमें दिए हुए थे, वो सेकंड पार्ट देख सकते हैं. Selenium, a trace element, works closely with vitamin E in the body. विटामिन E के साथ मिलकर ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करता है. सेलेनियम टू प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज. विटामिन A जो है ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है गुड विजन एंड इम्यून हेल्थ के लिए. विटामिन C जो है वुंड हीलिंग एंड स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी. ठीक है. विटामिन D जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. विटामिन D जो है हमें धूप से मिलता है. गलत. विटामिन D हमारे बॉडी में बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमें सनलाइट मिलती है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है, तो जो हमारे ब्लड के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो सूर्य की रोशनी पड़ने से एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी जो है वो उस एक्टिवेटेड विटामिन D को यूज़ कर लेती है. When a star starts fusing helium into carbon, it becomes a red giant.
When a star starts fusing helium into carbon, it becomes a red giant. In this stage, the star expands and its core begins helium fusion. क्या जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से आगे कार्बन बनना शुरू होता है, तो उस वक्त वो स्टार जो होता है वो रेड जाइंट की शेप इख्तियार कर जाता है। और फिर जब वो स्टार फटता है तो एक जो बड़ा सा धमाका होता है उसको सुपरनोवा कहते हैं। द सेकेंड ऑप्शन। न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब स्टार के फटने के बाद जो एंड पे बहुत ही हैवी और थिक मटेरियल रह जाता है, दैट इज द न्यूट्रॉन स्टार। और वाइट ड्वार्फ होता है जो उसका बिल्कुल सेंटर हार्ट कोर लेफ्ट हो जाता है, जो मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन उसने कंप्लीट कर लिया और अब एंड पे वो फटने के बाद जो एंड पे कुछ बच जाता है जो स्मॉल हार्ट कोर, उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। इन साइंटिफिक टर्म्स व्हाट डज एसआई स्टैंड्स फॉर? सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें 7 यूनिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेंथ, mass, temperature, time, current, mass, amount of substance, amount of matter, and light, candela. Meter, kilogram, Kelvin, second, ampere, mole and candela। ठीक है, इनके ये नाम लिखे हैं और ऊपर इनके सिंबल्स दिए हुए हैं। मैरी क्यूरी इज बेस्ट नोन फॉर अ वर्क इन रेडियो एक्टिविटी, प्रीवियस पार्ट में ये हो चुका है। Which of the following rivers is significantly affected by pollution and poses serious environmental challenges? Ganges River, दरियाए गंगा। ये भारत का दरिया है और इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। आजकल जो है वो भारतीय खुद भी इन दरियाओं की सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टा पे इस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रिटेंड कर रही है कि हम इसको साफ़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसको साफ़ नहीं कर रहे और ना वो साफ़ हो रहा है। और उसमें नीला रंग जो है वो फेंक के शो करवा रहे हैं कि वो पानी बड़ा साफ़ सुथरा और नीलगू आसमान जैसा है। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।